अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नोट पे आज भी नजर आए, यानी कि तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। हम देख रहे हैं आज के दिन मार्केट के जो पॉजिटिविटी है वो काफी हद तक प्रिवेल होती हुई दिखाई दी, और ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी हद तक इन्वेस्टर्स की जानिब से हम कहेंगे एक वेलकम सिचुएशन की तरफ ज्यादा विटनेस किए गए, यानी कि 43,000 का लेवल कंसोलिडेट होते हुए और स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनली इस वीक के अंदर वही पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, जो न्यूज के आगे या फिर हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के आगे एक्सपेक्टेड थी, वही ग्रोथ और वही मार्केट के जो टेंटम्स हैं वो देखे जा रहे हैं। ओवरऑल इन्हीं वजूहात पे अगर मार्केट चलती रही या यही फंडामेंटल्स मार्केट में वर्कआउट करते हुए दिखाई देते रहे तो मार्केट के सेंटिमेंट्स वापस अपनी डायरेक्शन में जाएंगे और मार्केट के अंदर एक तेजी हम देखेंगे जो इंडेक्स डेली बेसिस पे विटनेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी यही एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,250.84 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट की 43,556.06, लोअर वॉज 43,183.77। काफी छोटे स्पेन में मार्केट ने ट्रेड किया है, 300 अबव जो है वो पॉइंट्स के अंदर। क्लोजर रहा 43,360.19 का, यानी कि 109.35 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 432.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 269.15 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 21.38 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्टिल बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीआरजी पाक एक्सप्रेस को लीड कर रहे हैं 0.40 के इजाफे के साथ, 73.95 पे क्लोजर। बराह रास्त आपको लेकर चलेंगे एमसीओसी, जहां मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगाही दे सकूं। पिछले कुछ दिनों में भी लगातार हमारी दूसरी लहर जो है इस बीमारी की, उसके जरिए उसकी वजह से तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग हर रोज नए डायग्नोज हो रहे हैं इस बीमारी से। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी 7 से 8% के दरमियान चलती रही है, बल्कि कराची में तो ये शरह 19% के लगभग रही है गुज़िश्ता 24 घंटों में। ना सिर्फ कि ये केसेस डिस्कवर हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ उसका जो असर और दबाव है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे वो भी नजर आ रहा है, खास तौर पे बड़े और गुंजान आबाद शहरों में। इस दबाव से बढ़कर जो ये नुकसान, जानी नुकसान हो रहा है, वो आपको हर रोज की अमवात के जरिए वाज़ेह होता नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में हमें क्या करना है? मैं समझता हूं कि हमारे हाथ में जो सबसे अहम टूल है इस चीज को फाइट करने का, इसको केटर करने का, इससे मुकाबला करने का, वो एसओपीज हैं, वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम आज तक इस्तेमाल करते आए हैं और जिनको लगातार इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। उनमें क्या चीजें शामिल हैं? मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा फासला 6 फुट के करीब, गुंजान आबाद या गुंजान जगहों में ना जाना, हवादारी और वेंटिलेशन का खुसूसी ख्याल रखना, हाथों को साफ रखना। और ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाने से हम इस वबा के फैलाव में वाज़ेह फर्क डाल सकते हैं। इसके अलावा आज एक और अहम मीटिंग हमारी हुई जिसमें तमाम जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, सूबाई महकमा सेहत हैं, उनके नुमाइंदगान से और वज़ीरों से गुफ्तगू हुई और हमने उनको पाकिस्तान की जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है उसके बारे में, उसके खदोखाल से आगाह किया। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की एक कौमी कमिटमेंट है कि हम इंशाअल्लाह इस वैक्सीन का हसूल मुमकिन बनाएंगे। उस सिलसिले में एक कौमी एफर्ट, एक मेहनत चल रही है और जिसमें तमाम हमारे जो सूबे हैं और हमारे अहम इदारे जो हैं जो इसको कामयाब बनाने में मददगार होंगे, उन सबको इसमें शामिल किया गया है इस तरीक़ाकार और स्ट्रैटेजी में। और यही तमाम डिटेल जो है वो हमारे प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर की गई। वफाकी हुकूमत इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर इंशाअल्लाह मुमकिन बनाएगी कि जो
ویکسین ہے پاکستان میں اویلیبل ہو اور وہ ایسی ہو جو نہ صرف کہ سیف ہو یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو بلکہ وہ ایفیکیشس ہو یعنی کارآمد اور مؤثر ہو. اس میں اس کو ممکن بنانے کے لیے جو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, جو ہمارے موجودہ امیونائزیشن کا سسٹم ہے جس کو EPI بولتے ہیں, اور دیگر جو سپلائی چین میں ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں, اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کیا جا چکا ہے اور کچھ دیگر تیاری بھی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایفرٹ کے ذریعے, اس محنت کے ذریعے ہم آپ کو جلد بتانے کے قابل ہوں گے کہ کون سی ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہوں گی اور کس ٹائم میں یعنی کب. اس سلسلے میں ایک وضاحت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ انفارمیشن ایکوریٹ طور پہ نہیں پہنچائی گئی پرائیویٹ پروکیورمنٹ کے حساب سے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جب کوئی ویکسین پراپر طریقے سے ہمارے قوانین کے مطابق رجسٹر ہو جائے گی تو تب اس کا حصول جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں یا خرید سکیں ان تک ممکن ہوگا. لیکن جو حصول حکومت کر رہی ہے جس ویکسین کا, جس کے لیے $150 ملین اور اضافی رقم بھی جس میں ڈالی جا سکتی ہے, وہ مفت فراہم کی جائے گی ہماری پاپولیشن کو. تو یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا. آخر میں ایک اور چیز کہوں گا کہ ویکسین ہماری جو یہ ایفرٹ ہے, یہ جو کوشش ہے کورونا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے, اس میں جہاں ویکسین اور ویکسین کا استعمال ایک اہم جز ہے اس کا, لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر چھوڑ دی جائیں یا یہ سوچا جائے کہ جب ویکسین آ جائے گی تو ہم ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ویکسین کا استعمال اپنی جگہ, لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا اور ان کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری پھر بھی رہے گی. آخر میں آگے کرسمس آ رہی ہے تو میں پاکستان کی مسیحی برادری سے پھر اپیل کروں گا کہ جیسے گزشتہ تہوار جیسے عید گزری یا دوسرے تھے, اس میں بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ جو احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کی جائیں وہ وہی ہونی چاہیے اور ان کا وہی انداز ہونا چاہیے جیسے کسی بھی اور تہوار میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں لکھی ہوئی اور تفصیلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایشو کی جا چکی ہیں تاکہ ان کی رہنمائی, ہماری مسیحی برادری کی رہنمائی ہو سکے اپنی کرسمس کو اچھے طریقے سے منانے کی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور سارے ملک کو سیف رکھنے کی. آپ کی توجہ بہت شکریہ. کرسمس کی خوشیاں ضرور منائیں, لیکن یہ خوشیاں مناتے وقت احتیاطی تدابیر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ اپیل کی گئی ہے مسیحی برادری سے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے, جو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں روزانہ 2 سے 2.5 ہزار مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جو شرح سامنے آ رہی ہے وہ 7 سے 8% روزانہ ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں یہ شرح گزشتہ 24 گھنٹے میں 19% تک جا پہنچی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے, ماسک پہنا جائے, سماجی فاصلہ اختیار کیا جائے اور ہاتھوں کی صفائی کو ممکن بنایا جائے. ساتھ ہی ساتھ بتانا ان کا یہ بھی تھا کہ آج تمام صوبائی وزرائے صحت سے اور متعلقہ اداروں کے سربراہان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے. ویکسین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ویکسین کے حوالے سے انہوں نے یہ واضح کیا ہے, یہ کلیئر کیا ہے کہ پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں انہیں ویکسین مفت فراہم کی جائے گی. NCOC سے یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. روپی 10 روپے نیچے آیا, مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے کہ 170 سے 10 روپیز روپی اپریشیٹ کیا ہو, ان 73 ایئر ہسٹری آف پاکستان. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بیکاز ڈیپریسیشن ہی ہم ریگولر بیسس پہ دیکھ رہے تھے مگر اپریسیشن نہیں دیکھ رہے تھے. بالکل, اور یہ ڈالر میں کیونکہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے. معاون چیلے جو ہے تو ہمارے ڈالر میں بھی مارکیٹ کیپٹلائزیشن روپی میں 50% بڑھا ہے, پلس ڈالر میں کچھ زیادہ بڑھا ہے بیکاز آف روپی اپریسیشن. اوکے, تو اب کیا دکھائی دے رہا ہے اگر ابھی کی بات کریں تو اوور آل روپی اپریشیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فردر, یا پھر 160 کے اراؤنڈ ہی ٹریڈ کریں گے ہم؟ نہیں, آپ دیکھیں ابھی بھی ہم سیکٹر وائز جب بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بینکنگ سیکٹر فار ایگزامپل اٹ از اسٹل انڈر ویلیوڈ. بینکنگ سیکٹر میں بہت زیادہ گنجائش ہے. کووڈ کی وجہ سے there were some restrictions from State Bank which was
rightly done by the governor State Bank کہ 2 क्वार्टर तक बैंक्स को अलाउ नहीं किया गया डिविडेंड देने के लिए. अब वो शुरू हो गया है. Some banks have started 2 क्वार्टर उन्होंने जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है, they have started giving dividends. Now some big banks they will start giving dividend. जो फाइनल फरवरी में जो डिविडेंड आएगा it could be a very hefty dividend. क्योंकि कुछ बैंक्स तो हर क्वार्टर डिविडेंड देते हैं जो तो वो शायद बहुत हेफ्टी डिविडेंड फाइनल दें. एग्जैक्टली चलें इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं देखते हैं रिपोर्ट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेजी पे और ओवरऑल जो अभी रुझान दिखाई दे रहा है उस पर बनी हुई है. लेट्स हैव अ लुक. मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मज़बूत सिमत में सफर तय करते हुए तरक्की के रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं. रबा माह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 साल की बुलंद तरीन सतह नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया, जो कि न सिर्फ मुल्की माशी तरक्की और इस्लाहात के असरात की गम्माज़ी करता है बल्कि हुकूमती माशी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत भी है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसे दुनिया की बेहतरीन मार्केट के साथ साथ इमर्जिंग मार्केट के लक़ब से जाना जाता है, इसकी मज़बूत सरगर्मियों का एतराफ़ आलमी क्रेडिट रेटिंग इदारे भी बारहा करते आए हैं. मार्केट की मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है और कंपनीज के शेयर्स के हिस्से में अच्छे पॉइंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायाकारों ने भी इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और साथ ही सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में कमी, मुल्की बरामदात में इजाफे जैसी इत्तलात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद तेजी का तसलसल कायम है. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया में सबसे बेहतर कारकर्दगी की वजह उसके इंडेक्स में इजाफा और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाला बुलंद मुनाफा करार दिया जा रहा है. ताहम स्टॉक मार्केट में बेहतरी और तेजी का रुझान बरकरार है, जो कि मईशत के लिए मज़बूत इक़्तिसादी आशारिया है. स्टॉक मार्केट में तेजी या मंदी मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद का पता देती है. जी रिपोर्ट आपने देखी. ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स वाकई ही पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही अगर फंडामेंटली मार्केट की परफॉर्मेंस रही तो वाकई मार्केट के जो लेवल्स हैं वो आने वाले दिनों में प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू के साथ आगे अच्छे होते हुए दिखाई देंगे. अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे. सर जो मार्केट के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और फेयर वैल्यू के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो पिछले 2 साल पहले के वैल्यू थे, यानी कि वो जो ओवर वैल्यूड मार्केट थी और अब जो काफी हद तक फेयर वैल्यू के साथ मार्केट दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अब जो कि एक मार्केट के अंदर काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी है, तो कैसे उन्हें इंटर होना चाहिए और किस पॉइंट पे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म? देखिए मार्केट जैसा मैंने कहा कि बुलिश मोमेंटम अभी भी नजर आ रहा है और उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क के लिए बेहतर हुआ है. ये फॉरेनर्स ने पिछले 5 साल में $2 बिलियन के शेयर सेल किए हैं, विच इज 320 बिलियन रुपीज, 320 अरब रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट होती है. और मैं समझता हूं कि ये मैं इसको जरा पॉजिटिवली देख रहा हूं. इसकी वजह हमने पहले पिछले साल देखा कैरी ट्रेड, फॉरेनर्स के 3-4 अरब डॉलर आए और 12-14 महीने में निकल गए. बिकॉज ये टेम्पररी जो पैसे आते हैं वो दुनिया भर में घूमते हैं, तो दे जस्ट कीप ऑन मूविंग. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कल आपने शेयर खरीदा, आज आपने बेच दिया, वो डे ट्रेडर की तरह. बिल्कुल. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आईसीआई ने 50 साल पहले प्लांट लगाया, ब्रिटिश कंपनी, 50 साल बाद इन्होंने फिर यहाँ से मूव हुए. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क के लिए ज्यादा हेल्दी रहता है. तो अब तो मैं समझता हूँ कि ये, और दे हैव नॉट रियली एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स और डिविडेंड. They, as a principle, they decided to exit from some emerging market, which is fine. Foreign direct investment हमारे पास आना चाहिए. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेनर्स का कम होता है तो मैं कहता हूँ ये ज्यादा हेल्दी नहीं. एग्जैक्टली. जी जी. अच्छा साहब, ओवरऑल इंडिविजुअल्स क्या हमारे लोकल्स की बात करें तो वो क्या दिखाई दे रहा है अभी जो इस टर्म में दिखाई दे रहा है या ओवरऑल इस टेन्योर में दिखाई दे रहा है? तो लोकल्स ज्यादा जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ज्यादा मार्केट में इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स. तो ये क्या रीजन है? क्या फॉरेनर्स का कोई ट्रस्ट डेफिसिट है या कोई और रीजन है? प्लीज जरा एक्सप्लेन करें. ये तो खुशाइन बात ये है ना कि बिकॉज locals have more trust in the market. देखिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स. तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स से हमें पता चलता है मार्केट सस्ती है या महंगी है. हमारी प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अभी भी 7 है, तो फॉरवर्ड 12 मंथ्स प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल. इंडिया की 20 है, रीजन में सबसे सस्ती मार्केट है हमारी. रीजन में इवन वर्ल्ड में इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स. तो
इसी यही मैं कह रहा हूँ, वो फॉरेनर्स ने अगर लेट्स अज्यूम ये 320 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, अगर लोकल्स को इसमें नजर नहीं आता तो मार्केट तो शायद 27,000 से भी नीचे आ जाती। बट मार्केट इन्वेस्टर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, उनको काफी बुलिश नजर आता है। इवन म्यूचुअल फंड्स है, दूसरे जितने भी आप बैंक्स है, इंश्योरेंस है, डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स भी है, जनरल इन्वेस्टर्स भी है, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी है, दे आर ऑल बुलिश अबाउट द मार्केट। और वो समझ रहे हैं, वरना वो क्यों खरीदते हैं? अगर फॉरेनर्स बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं तो देयर इज, वी सी वैल्यू, मनी इज इम्पोर्टेंट टू एवरीबॉडी, यू नो। Exactly. Having said that, in the starting आपने कहा था कि इकोनॉमी और मार्केट पैरेलल हैं और प्रॉपरली ये पैरेलल ही चलती हैं। अगर इकोनॉमी में कोई जो है वो टर्मोइल होता है या कोई स्लो डाउन होता है तो यहाँ भी वही चीज दिखाई देती है। अब क्या ट्रिगर्स हैं जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं या शेड दे रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो यही है, और जब पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा हाई होता है दुनिया भर में, वहाँ इकोनॉमी भी नहीं चलती है और जाहिर है स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगी। हमारा पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा था 13.25 ड्यू टू कोविड, जो इन्होंने नीचे ले आए। आई होप इट विल होपफुली कंटिन्यू बिकॉज ऑफ डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट दुनिया में कहीं नहीं होता है, हमारे रीजन में भी नहीं है, ना बांग्लादेश में, ना इंडिया, बिफोर कोविड भी नहीं था। तो ये हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई थी। इसको मेजर किया जाता है, देयर इज अ बैरोमीटर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री, बड़ी जो इंडस्ट्री है, वो 5.5% से ग्रो की है। यू नो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी पिछले 3 साल से, जब इंटरेस्ट रेट हमारे हाई थे। आज अभी इस साल जो है वो 5.5% मैन्युफैक्चरिंग। आपने सुना होगा फैसलाबाद में इतने ऑर्डर्स है एक्सपोर्ट्स के कि वो शायद पहुंच भी नहीं पा रहे। तो 6 years के उनके पास पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं, ये कहा जा रहा है। तो नॉट, अभी मैं एक्सपोर्ट पे नहीं आना चाह रही, लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन आपने रेस किया है तो मैं बताते चलूं कि ये ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट में। सिर्फ हम देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर ही ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए एक हाईली फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट करता है पाकिस्तान के अंदर। 80% हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट का दारोमदार जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे दिखाई दे रहा है। और प्रोडक्ट्स की कमी है या हम बेनिफिशियरी नहीं बनते, क्या रीजन है इसका, प्लीज एक्सप्लेन करें। टेक्सटाइल का जो देवर सम जेन्युइन रीजन्स, इंडस्ट्रीज जो कहते रहे कि हम दुनिया में कॉम्पीट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में, इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है, कॉस्ट ऑफ गैस कम है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, वो लोअर प्राइस पे बेच सकते थे। ठीक। सो ये गवर्नमेंट ने 2 साल में आप देखें कि एक्सपोर्टर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज की है, गैस भी सब्सिडाइज की है। तो नाउ ये एक प्लांट को या इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए यू नीड 2 years। अब उसकी रिजल्ट नजर आ रही है। साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ अशफाक तोला साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और ओवरऑल ये बताइए कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम इकोनॉमी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इसको ज्यादा जो है वो अटैक नहीं कर पाई है। अब क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जो है वो तमाम चीजें चलते रहेंगे, ऐसे ही रास्ते में दिखाई देंगे प्रॉपर? मेरा ख्याल है शायद ये आपका तज्जिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये जो नी जर्क रिएक्शन होते हैं ना, जब आप बिल्कुल ही लो एंड पे चले जाते हैं, तो जब टर्न ऑफ द टाइड आती है तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया में आ रही है। देखिए, हमारी मईशत में कोई परचेजिंग पावर या स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है हमारी। हमारी जो एक्सपोर्ट की जो मैं बात अभी सुन रहा था, हमारे एक दोस्त कह रहे थे, वो इस वजह से थोड़ी सी बूस्ट मिली है। ये तो 2 साल 1 साल से आपको कर दिए, और ये डॉलर डिवैल्यूएशन, जो रुपी डिवैल्यूएशन इतना मैसिव हुआ, इसकी वजह से, और मेरा ख्याल है कम से कम 25% एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी। और मेरा ख्याल ये हमारी नाअहली है कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे, और हमारे एक्सपोर्टर्स वैल्यू एडिशन की तरफ जा ही नहीं रहे, और इनके मार्जिन ज्यादा हैं। कोई तो सर, आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं आपको पिक्चर दे देता हूँ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद कभी भी आपकी इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती। और आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल, ये स्टॉक मार्केट के फिगर्स जो है ना, ये कोई ज्यादा वो आपके जो नैरेटिव को बयान नहीं करते हमें। मेन इशू आपका आता है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, आपके पास इन्फ्लेशन कितना है। आप ये मेजर करें कि आपकी
इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही है, इसकी वजह यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट लो नहीं है अभी और आपको इंटरेस्ट रेट लो करना पड़ेगा, और दूसरा आपका इन्फ्लेशन लो होना चाहिए। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया पिकअप कर रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, अब बांग्लादेश की मिसाल जो भाई दे रहे थे हमारे में, तो थोड़ा बहुत सुना उनका, उनको शायद ये अंदाजा होगा कि 80% एक्सपोर्ट बांग्लादेश की जो है वो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स की है, और अगर 41 बिलियन की इनके टारगेट अगर होते हैं एक्सपोर्ट के, तो उसमें 34 बिलियन तो सीधा सीधा गारमेंट का है। तो वो तो एक वैल्यू एडेड आइटम है, और वो इम्पोर्टर और नेट एक्सपोर्टर होते हैं। इंडिया के अंदर अपनी इंडिजीनियस रॉ मटेरियल है और वो उस हिसाब से अपना काम करते हैं, उनके पास अच्छी वैल्यू एडिशन है, और वहां तक के कि उनकी तो मशीनरी भी वहीं पे बनती है। आप तो मशीनरी के भी नेट इम्पोर्टर है। अभी भी देखें जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, आप इसकी एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ा। एक तो रेमिटेंस इसलिए ज्यादा आपके आ रहे हैं कि लोग वापस आ रहे हैं, उनके काफी आ रहे हैं, और रेमिटेंस जेन्युइनली यूरोप में आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पे काफी इम्पैक्ट आए हैं, उसकी वजह से आपका, और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और ये चलता रहे। दूसरी तरफ इम्पोर्ट आप अगर देखेंगे तो मशीनरी ग्रुप आपका बहुत इम्पैक्ट हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और इसमें हमें शादियां नहीं बजाने, हमें एक्सपोर्टर्स को पहले ये बात कराना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या हमें जो है वो अपनानी चाहिए आने वाले दिनों के लिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। देखिए, आपका जो लोकल इन्वेस्टर है ना, वो एक हद तक इकोनॉमी को ड्राइव कर सकता है। आपको इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टर उस वक्त तक आपके मुल्क में नहीं आता लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, कि जब तक आप ये ना देखें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी आपकी ठीक है और आपकी पॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी का शिकार नहीं है। तो आपको पॉलिटिकल सर्टेनिटी पहले देनी पड़ेगी, आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। दूसरा, आपका इंटरेस्ट रेट आपको लो करने पड़ेंगे, 4% पे लेके आना पड़ेगा। तीसरा, आपको डॉलर को, रुपी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, और 140 145 के दरमियान भी आई है। हाँ, एक्सपोर्टर्स को आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, जो पहले दी जाती थी 186 अरब दिए गए, उसका रिजल्ट भी ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सके। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, ये 2 बिलियन के ऊपर नहीं जाएंगे जब तक ये वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। आप इनको ये 7 सेंट की कहते हैं ना, मैं 5 सेंट की भी इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा तो यही। ठीक है सर, अशफाक तोला साहब आप हमारे साथ मौजूद है। काफी डिटेल एनालिसिस इन वेरी शॉर्ट टाइम हमने सुना। ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% के अराउंड दिखाई दे रहा है। अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी यही मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी सर कि ये अशफाक तोला साहब कह रहे हैं कि 4% के अराउंड होना चाहिए। हम IMF प्रोग्राम में, इज दिस पॉसिबल? अगर होता तो अब तक ये कर नहीं चुके होते? गवर्नर स्टेट बैंक इसको बहुत बारीकी से देख रहे थे। ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा इंटरेस्ट रेट की बहुत जल्दी मीटिंग्स की गई, पॉलिसी रेट्स कम किए गए और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई और टाइमली मेजर्स दिए गए। तो आप समझते हैं कि ये 4% तक जाना जो है वो पॉसिबिलिटी कोई भी किसी भी रीजन के तहत दिखाई देती है? देखिए, अशफाक तोला इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। इट डज अ वेरी डिटेल स्टडी ऑफ एवरीथिंग। देखिए, एज फार एज 4% आप ये प्रपोज कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ पॉलिसी रेट 0 हो जाए जैसा यूएसए में है, इट्स बिटवीन 0 and 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन अगर आप प्रीवियस गवर्नमेंट में भी देखें तो लोवेस्ट पॉलिसी रेट जो गया है पाकिस्तान में ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट वो 5.75% था, राइट। और अब वो 7% है। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंटली भी मैं ले रहा हूँ। It is not only the industry and, you know, we should think of only industrialists and businessmen. We have to think about a very large population who are poor. You know, Pakistan is a poor country. 22 करोड़ की आबादी में बहुत गरीब लोग रहते हैं। अगर आप 4% पे आप इंटरेस्ट कर देंगे तो एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशन पॉलिसी रेट 4% है, तो सेविंग्स बैंक में 2.5% लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। 150 बेसिस पॉइंट माइनस मिनिमम उनको 2.5% देना पड़ेगा, जो आज 5.5% दे रहे हैं। तो 3% देना और 2.5% अगर आप लोगों को देंगे, नेशनल सेविंग्स में भी 2.5% देंगे, हर जगह 2.5% से उसमें आप देखें सीनियर्स हैं, उसमें विडोज है, उसमें बहुत गरीब है जो फिक्स इनकम पे डिपेंड करते हैं, वो 2.5% पे कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ओनली यही रीजन है? मतलब आई वुड से नहीं, देयर आर अदर रीजंस एज वेल।
13.25% भी बहुत ज्यादा हाई था और 4% भी मैं समझता हूँ बहुत कम है. इवन इन वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, वहाँ भी हमारी तो कंपैरेटिवली बांग्लादेश और इंडिया से बहुत ही सॉर्ट ऑफ स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं, बहुत वीक इकोनॉमी है. 4% वुड बी टू मच आई बिलीव. मैं समझता हूँ 7% ठीक है. मजीद अगर फर्दर करना है तो मे बी 100 बेसिस पॉइंट 6% पे इसको ले आए तो जो है वो बेहतर रहेगा. हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आते हुए दिखाई दिए. एट द सेम टाइम उन्होंने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी जो है वो काफी उसको एग्जैजरेट किया. हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है वो इसको प्रॉपरली रिजेक्ट कर रही है और मार्केट अपने जो है वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस दिखा रही है. इस वीक के आगाज से हम देखें 43,000 के लेवल्स देखें, जब किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा वो स्टॉक मार्केट पे दिखाई देता है. अब हम देख रहे थे जो कोविड था उसके अंदर मार्केट ने 25,000 को टच किया और अब मार्केट 43,000 के लेवल पे है, जिसमें हमने देखा कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट करार दे रही हैं. तो इसके ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस क्या करेंगे आप कि ओवरऑल ये भी एक इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि अभी भी मजीद जो है वो कमी है और रेमिटेंसेस इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ जॉब्स नहीं है. कुछ ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ये भी प्लीज जरा बताइए. डेफिनेटली कुछ टू सम एक्सटेंट पीपल आर राइट जनरली बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस. जो मिडिल ईस्ट की जो है वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है तो जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आए. लेकिन आप ये भी देखें कि ऑयल तो यहाँ तक नीचे गया, इट वॉज लाइक $40 माइनस, कि आपको $40 भी दिए जा रहे थे और ऑयल भी दिया जा रहा था. अब ऑयल इज $50 ब्रेंट जो करंटली आज ट्रेड हो रहा है. लाइव आई वाज लुकिंग एट लाइव पिक्चर, $50 प्लस पे हो रहा है ब्रेंट. तो $50 हुआ है उस वक्त जब वैक्सीनेशन हैज जस्ट स्टार्टेड. तो ये ट्रैवल फॉर एग्जांपल 7% ऑफ 100 मिलियन बैरल्स पर ऑयल जो है दिन का वो तो ट्रैवल में जाता है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है. तो ये सारी चीजें जब कंजम्पशन दिखाई देगी तो यहाँ ऑयल प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे. यू आर सेइंग दैट फाइजर 1 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट ईयर. मॉडर्ना जिसका कल यूएस FDA में उसका कंसिडरेशन है, उन्होंने कहा 1.3 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे. तो 2 बिलियन तो 2 कंपनियां हो गई और आपकी 20 और कंपनियां हैं जो वैक्सीन की लाइन में है. तो 8 अरब की तो पॉपुलेशन है. तो 2001 की एंड तक तो एवरीबॉडी विल परहैप्स हैव अपॉर्चुनिटी फॉर वैक्सीनेशन. 2021 के एंड तक यू आर सेइंग दैट. अच्छा सर, ये ओवरऑल मार्केट पे डिस्कस करते हैं. क्या दिखाई दे रहा है, 43,000 के लेवल्स हैं, बहुत जबरदस्त मार्केट है, इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं. रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत भी हमारे पास काफी अच्छी लिक्विडिटी आ रही है. कितना इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में और 2021 में क्या लेवल्स देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, रोशन डिजिटल में आप देखें तो उसमें 7% तक डॉलर पे रिटर्न मिल रहा है. तो शायद दुनिया में कहीं इस किस्म का रिटर्न ना मिले. और ये हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज को एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है जिसकी वजह से हमें $25 बिलियन हर साल आ रहे हैं. right. तो तो ये मैं समझता हूँ ये कंटिन्यू रहेगा. और ये ऐसा पैसा नहीं है कैरी ट्रेड की जगह की तरह लास्ट ईयर कि आया और चला गया. आई थिंक दिस विल हैव कंटिन्यूटी. और रूपी में भी मैक्सिमम 11% इनको दिया जा रहा है. तो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज उनकी फैमिलीज यहाँ है. तो मैं समझता हूँ ये ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस हमें इतना शायद बाहर जाना नहीं पड़े यूरो बॉन्ड और सुकूक बॉन्ड इशू करने के लिए. सर, इतना ज्यादा जो एक बेनिफिट दिया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी को, पहले ऐसा नहीं दिया गया, पहले ऐसे मेजर्स नहीं लिए गए और अब जबकि ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त उसका जो है वो इम्पैक्ट भी आ रहा है और उसका जो एक वेलकम कर रहे हैं लोग उसको. तो कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही इनिशिएटिव्स लोकल्स के लिए भी लिए गए, जैसे कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है और उसको ज्यादा जो है वो 48 आवर्स में कहते हैं या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ओपन हो जाता है. यहाँ पे जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखाई देती है अकाउंट ओपन करना या मार्केट के अंदर एंटर होना, इसके लिए भी काफी हद तक काम किया जा रहा है. जी, मैं समझता हूँ इसमें जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है एक प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज में भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत ही उनको एक शॉर्ट फॉर्म बनाया विद मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. जो इंफॉर्मेशन है प्लस डॉक्यूमेंटेशन कम किया है, सिग्नेचर्स कम किया है और डिजिटलाइज कर दिया है. यानी ऑनलाइन अब जो है दुनिया में कहीं भी बैठा है कोई शख्स
वो पहले सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स के लिए शुरू किया थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, अब रेसिडेंट्स के लिए भी कर दिया है और दुनिया में कहीं भी रेसिडेंट कहीं घूमने भी कहीं बाहर गया है, अकाउंट खोलना है वो खोल सकता है, दे जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन। ओके, ओवरऑल मार्केट के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आते हैं जो, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि प्लीज आप वो बताइए जो 20 प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि प्रॉपरली ब्लू चिप जो है वो सेफली टैकल कर ली जाती है मार्केट के अंदर, चाहे डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से देखी जाए। क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करके इन्वेस्टर जो है वो ऑलवेज बेनिफिट में ही रहता है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि बिकॉज आपके जो सुनने वाले ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं आई बिलीव पाकिस्तान में, और ये टॉप 10 वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें टॉप 10 स्क्रिप्ट्स में, तो आपको यू विल हार्डली फाइंड ब्लू चिप्स जो हम जनरली एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो 20 कहें कितने भी कहें, यू नो एवरीबॉडी विल, तो ये इसमें मे बी इन कपल ऑफ मिनट्स में अगर उसको मैं बात करूं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग 20 प्रिंसिपल है, शायद 20 प्रोग्राम मुझे इस पे करना पड़े, तो एक जस्ट टू गिव यू एग्जांपल उस लैंग्वेज में दें जो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझ में आए। मैं सिर्फ अंग्रेजी उसको पूरी कोशिश करूंगा उर्दू में ट्रांसलेट करने की, कि पहला फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है, आज हम पहले की बात करें 2-3 मिनट, एंड एक एक प्रिंसिपल को हम फ्यूचर में जब मौका मिला मुझे तो वी कैन ऑलवेज टच बेस अपॉन इट। क्वालिटी ऑफ स्पॉन्सर्स, अब देखें क्वालिटी ऑफ स्पॉन्सर से क्या मुराद है। आप जब घर लेने जाते हैं, कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तान में तो कहीं घर लेने जाता है या कोई प्लॉट लेने जाता है, तो वो जरा पूछता है कि भाई ये इसके बिल्डर्स कौन है, इसके आर्किटेक्ट्स कौन है, और उनको जब भरोसा आता है बिल्डर्स पे, आर्किटेक्ट्स पे, लोकेशन, अदर फैक्टर्स, प्राइस, एवरीथिंग, मटेरियल, वो सारी चीजें, क्योंकि देखें ये दिस इज हार्ड अर्न्ड मनी। प्रॉपर्टी भी आप जिंदगी में एक ही दफा गरीब लोग बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो मुश्किल है गरीबों के लिए प्रॉपर्टी बनाना। तो वो इसी तरह स्टॉक्स में भी हम कहते हैं कि भाई आप ये मालूम करें स्पॉन्सर्स मीन्स कि ये कंपनी को किसने स्टार्ट किया, इसके मेन ओनर्स कौन है, इसके स्पॉन्सर्स कौन है, इनकी स्टैंडिंग क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, पिछले 5 साल में अर्निंग्स हिस्ट्री क्या है, पिछले 5 साल में हर साल डिविडेंड इनकी हिस्ट्री क्या है। तो हम हमेशा ये समझते हैं कि देखिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को रिस्की वेंचर्स में नहीं जाना चाहिए, और ये प्रिंसिपल जो है एग्जैक्टली सर, मैं स्मॉल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मजीद बात करूंगी। हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद है शाहिद अली हबीब साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट बहुत वेल परफॉर्म है और ओवरऑल अच्छे सेशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत हेल्दी गेम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे और इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, और कोविड के बाद, मार्च के बाद से हमारी मार्केट में रिटर्न जो है वो तकरीबन 59% का रिटर्न हो गया है, और दुनिया भर की मार्केट में हम लोग टॉप 5 मार्केट्स में आ गए हैं। तो जाहिर है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सब लोगों ने अच्छा गेन किया है माशाल्लाह से। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, और कल का जो वॉल्यूम हुआ था वो पिछले 2.5 साल का सबसे, बल्कि 3.5 साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था, और 29 बिलियन रुपीस की वैल्यू थी कल, और आज 21 बिलियन रुपीस की दिखाई दे रही है। और अगर हम MSCI का जो इवेंट वाला दिन निकाल दें जो हुआ था 2017 में, तो उसको अगर निकाल दें तो ये तो 12-13 साल का सबसे हाई माशाल्लाह से वॉल्यूम हुआ था। तो मार्केट में जाहिर है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, इसकी वजह से जो है ना मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो फिक्स इनकम वाले थे वो अब इक्विटीज की तरफ जो है वो आ रहे हैं, और मार्केट में बहुत सारी पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से भी हो रही है। तो अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग बात करें, और मार्केट के अंदर जैसा मिला जुला रुझान दिखाई देता है, इसी तरीके से एनालिस्ट का भी कुछ मिला जुला रुझान दिखाई दे रहा है। हमारे पास अभी अशफाक तुल्ला साहब ओवर कॉल मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो सर ये कहानी क्या है, प्लीज बताइए।
उनको इंटरेस्ट रेट इसलिए ज्यादा लग रहा है कि वो शायद टेक्सटाइल वालों को कंपैरिजन कर रहे हैं। हम इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है ना वो 13% था व्हेन वी स्टार्टेड दिस ईयर, ठीक है ना। तो इसके बाद जाके आहिस्ता 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 कम हुआ, तो हम जाहिर है जब बेहतरी होती है तो हम उससे मुकाबला करते हैं, और हम जो है हमारी विशेष नहीं होती कोई बहुत ज्यादा अनरीजनेबल। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है, और इसकी वजह और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बिजनेसेस कर रहे हैं और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, उनके लिए टर्फ की फैसिलिटी है, और टर्फ की जो फैसिलिटी है उसमें तो आपको 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना। तो जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो ट्रू सेंस में इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, एलएसएम में ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे तो 3 से 5% का फिक्स रेट पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगले 10 साल के लिए। अब माशाल्लाह से इतने ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव ले लिए हैं, तो मुल्क को भी तो चलाना है ना। अब वो इस तरीके से आपका इन्फ्लेशन अगर 8% पे है, हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, इन्फ्लेशन आप 2% कर दें, इन्फ्लेशन 2-3% हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट फिर 4% से ज्यादा नहीं होगा। एग्जैक्टली और स्लोली ग्रेजुअली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। फौरन तो एक नहीं पहुंच सकते ना कि 1 सेकंड के अंदर सारे मेजर्स एक साथ ले लिए जाएं, क्योंकि कोविड का चैलेंज भी हमारे पास मौजूद है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर होती है। तो ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है सर? इकोनॉमिक ट्रिगर्स तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2021 कुछ अच्छा ईयर होगा हमारे लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अफरोज साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ये हमारे सीनियर हैं और इनकी राय ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो जो है वो पिछले 5 महीने की एलएसएम ग्रोथ जो है वो 5% है 4 महीने की, और आगे भी जाके जो है वो अच्छा लग रहा है। और ये एलएसएम में ग्रोथ जब होती है तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू होती है, बिकॉज उसकी वजह से इवन सर्विसेज सेक्टर भी चलना शुरू होता है। तो सर्विसेज और एलएसएम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिला के कोई हमारा 77 to 80% है, तो इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, और इसकी वजह से बिजनेसेस एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारी रिसर्च एक्सपेक्ट कर रही है कि 2021 में जो लिस्टेड सेक्टर्स जो हैं उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 17.5% से ग्रो करेगी। अफरोज साहब आप एग्री करते हैं इनकी बात पे? शाहिद अली हबीब साहब आपको भी जो है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और जो शाहिद साहब जो बता रहे हैं, और आई बिलीव आई वुड सजेस्ट शाहिद साहब के 2021 जो हम सुन रहे हैं कि देयर विल बी अ नंबर ऑफ न्यू लिस्टिंग्स एज वेल, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए इतने लो इंटरेस्ट रेट में लोग ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं। तो मेरी आप शाहिद साहब से रिक्वेस्ट होंगी कि कुछ न्यू लिस्टिंग्स के बारे में जनरली कुछ आप बताएं 2021 वे कि शायद इस साल ज्यादा लिस्टिंग हो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जी सर, शाहिद साहब। जी लेकिन लिस्टिंग की मैं जहां तक बात बताऊं, अफरोज साहब को खुशी होगी कि इस महीने की 17 और 18 को हम एंग्रो पॉलीमर का प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। उसका आईपीओ की डेट्स हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम बैंक अल फलाह का फर्स्ट ऑफ इट्स सर हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप बता सकते हैं कि न्यू लिस्टेड कंपनीज जो है वो आ रही हैं। नहीं, मैं नाम उसका ले रहा हूँ जिसका ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। जिसका अनाउंस नहीं हुआ मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है ना। और इसके बाद जो अगले साल में बहुत सारे सेक्टर्स में लिस्टिंग हो रही है, जैसे ऑटो पार्ट्स में लिस्टिंग हो रही है उस सेक्टर में, इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर में, टेक्सटाइल में, और इसके अलावा जो है जो हमारे यहाँ स्टील सेक्टर के एक कंपनी है उसकी लिस्टिंग होगी। इसके अलावा फूड सेक्टर में लिस्टिंग होगी। तो इंशाल्लाह बहुत सारी 6 से 7 8 कंपनियों की लिस्टिंग जो है वो 2021 में तो बिल्कुल होगी। शाहिद अली हबीब साहब, इस पे मैं आपसे डिटेल प्रोग्राम करूंगी आपको यहाँ स्टूडियो में बिठा के, क्योंकि ओवरऑल फूड कंपनीज के बारे में मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे लिस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करनी है। और यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, और ओवरऑल हमने देखा एज ऑलवेज वो ऑप्टिमिस्टिक थे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे ट्रिगर्स हैं या सारे जो मेजर्स हैं वो पॉइंटली या टाइमली टेकन हैं, जबकि हम देख रहे थे ओवरऑल कि कोरोना का
चैलेंज पूरी दुनिया में नजर आ रहा था और ओवरऑल बड़े बड़े मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो फ्रेजाइल होते हुए दिखाई दे रही थी और शैटर होते हुए दिखाई थी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने इसको संभाला प्रॉपरली, स्मार्ट लॉकडाउन करके और स्मार्ट पॉलिसीज लेकर, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2020 में, यानी कि ओवरऑल जहां हम जनवरी में थे वहीं हम दिखाई दे रहे हैं और ये प्रॉपरली ग्रोथ, बल्कि इससे प्रॉपरली हम कहेंगे कि फिस्कल ईयर का जो स्टार्ट है वो बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है। तो इट मींस कि हमारे जो टाइमली मेजर्स थे वो अब काम आए हैं और वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, आप अग्री करते हैं कि जो 2021 के लिए हमारी जो परफॉर्मेंस थी या जो हम 2020 के स्टार्ट में जिस तरीके से कोविड के चैलेंज को निमटने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम जो प्रॉपरली उससे निमट कर आगे आने वाले दिनों में एक ऑप्टिमिज्म मजीद क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिगर्स जो हम देख रहे हैं? जी देखिए, कोविड होपफुली जैसा मैंने पहले भी कहा और हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव हुआ है, डेफिनेटली सेकेंड वेव में रिस्क फैक्टर और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, लेकिन 2-3 रोज के अगर आप नंबर्स देखें तो मैं समझता हूँ कि जितना एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, दैट डजंट मीन वी शुड बिकम कॉम्प्लेसेंट, वी स्टिल नीड टू SOPs वो सारे उसको फॉलो करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये बस ये विंटर निकल जाए 2-3 महीने, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वैक्सीनेशन बाय एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। गवर्नमेंट ने भी कहा है मार्च की एंड में या अप्रैल में वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर गोइंग फॉर डेवलपिंग वैक्सीन। हम हो सकता है चाइना से हमारी वैक्सीन जो है, जो 5 हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग भी हो रही है, जो साइनो कंपनी जो है, तो मैं समझता हूं कि ये वंस ये कॉन्फिडेंस लेवल और ये वैक्सीनेशन होगा, आधी आबादी को भी हो जाएगा तो एक हर्ड इम्यूनिटी का फैक्टर डेवलप हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ आई सी अ मच बेटर पाकिस्तान एंड अ मच बेटर वर्ल्ड फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। ओके सर, ओवरऑल आपने कहा कि काफ़ी हद तक आप भी अगेन ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और प्रॉपरली अगर कोविड के हवाले से बात करें तो इंटायरली वर्ल्ड जो है वो इससे जो है वो हम कहेंगे कि रिजेक्ट करता हुआ कोविड को दिखाई दे रहा है और फाइनली एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हम सांस ले सकेंगे आफ्टर दिस वैक्सीन। ओवरऑल इन्फेक्टेड जो होंगे उनके लिए भी ये एक चैलेंज होगा कि बाद में इसको कैसे टैकल करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आऊँगी मार्केट की। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है सर? आज सीमेंट सेक्टर की जो है वो न्यूज़ दिखाई दे रही थी जिसमें कार्टेलाइजेशन को जो है वो पकड़ा गया है, और तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान में? देखिए, एज फार एज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दुनिया भर में काफ़ी एक्टिव होते हैं और हमारे यहाँ भी है, अच्छी बात है कंपटीशन कमीशन, और ताकि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस ना हो। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 साल में अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री आप देखें या आयरन स्टील इंडस्ट्री देखें, उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया, 45 मिलियन टन से 70 मिलियन टन तक चले गए और फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए तो उनके फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो डबल हो गए, प्लस कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो लोग कंस्ट्रक्शन, लोग मकान खरीदना, आधे लोग जो है वो लोन से मकान बनाते करते, तो cement companies had made billions of losses during the last 3 years. Right. तो अब ठीक है, उसमें उनको अपने जो मार्जिन्स इतने हो गए थे कि वो उनको तो लॉस में वो ऑपरेट कर रहे थे कि भाई प्लांट बंद ना हो, प्लांट बंद होने से तो और ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो वो ठीक है, कंपटीशन कमीशन के कुछ कंसर्न्स होंगे कि सेम आइडेंटिकल प्राइस नहीं होनी चाहिए, फ्री मार्केट नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं उन्होंने भी अच्छे स्टेप्स लिए जो हमेशा लेते हैं, नॉट ओनली फॉर सीमेंट इंडस्ट्री बट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, जहां प्राइस जो है एक फेयर प्राइस हो और कॉम्पिटिटिव प्राइस हो। तो सर अब क्या दिखाई दे रहा है अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें या फिर जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या दिखाई दे रहा है? सीमेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये साल कोविड का साल है, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जितने बेनिफिट्स दिए गए हैं फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, हर लिहाज से, तो ये तो मुझे इवन 2021 में भी मैं समझता हूँ द इंटायर कंस्ट्रक्शन सेक्टर
सीमेंट एज वेल एज आयरन स्टील, ये मैं काफी सर क्या दिखाई दे रहा है बेहतर कंस्ट्रक्शन पैकेज को भी अगर इससे लिंक करें तो एक्सपेंशन उसमें दिखाई दे रही है, कुछ एक्सटेंशन होगी? मुझे काफी बल्कि यहाँ जो है जो न्यूज आई है कुछ 250 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन पैकेज लोगों ने अप्लाई किए हैं, तो वो अब उसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये एक और आई होप के एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन कि वो 31 दिसंबर वाज द लास्ट डेट, तो वो उसको एक्सटेंड करना चाहिए टू एटलीस्ट 30 जून और 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर। तो मैं समझता हूँ 2021 में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर विल फ्लरिश। ठीक है, चलें अब इस पर मजीद बात करेंगे और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना बाकी है कुछ, तो उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,940 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,072 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1864.49 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 47.69 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 50.82 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.50, सेलिंग वॉज 196 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 214 रुपीज, सेलिंग वॉज 217, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.40, सेलिंग वॉज 161.15, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.50, सेलिंग वॉज 24.65, and Saudi Riyal buying rahi 42.30, selling was 43 rupees, UAE Dirham buying at 43.50, selling was 44 rupees, Kuwait Dinar buying rahi 498.50, selling was 501, and lastly Omani Riyal buying rahi 411 rupees, selling was 413 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं, यहाँ एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स के ओवरऑल जैसे जैसे ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो गोल्ड प्राइस वहां से वीक होते हुए दिखाई देंगे। आज की मार्केट में हम देख रहे हैं 1,11,000 के अराउंड लोकल मार्केट में ट्रेड कर रहा है गोल्ड। इट मीन्स के हो सकता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइस में कमी आते हुए दिखाई दे। अफरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 161 के अराउंड ट्रेड कर रहा है रुपी डॉलर के अगेंस्ट। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक जगह या हम कहेंगे एक एनालिसिस ये आता है कि रुपी मजीद अप्रिशिएट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम डॉलर वीकन होते हुए ग्लोबली दिखाई दे रहा है। अब फाइनली पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल रुपी वैल्यू है तो वो अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? देखें, एक इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी है और मैं इसको कोशिश करूंगा उर्दू में इसको ट्रांसलेट करने की। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REEF, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और जो इकोनॉमिस्ट है तो दे विल अंडरस्टैंड हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जब रुपी डॉलर हमारा 100 रुपए का था उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 127 का था, यानी रुपी वॉज ओवर वैल्यूड बाई 27%। हमारी रुपी की 27% ज्यादा वैल्यू थी, 127 होना चाहिए था डॉलर का, वो 100 पे अनफॉर्चुनेटली उसको फिक्स रखा गया। और प्रीवियस गवर्नमेंट ने और उनकी हुकूमत में जब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल आए तो उन्होंने डीवैल्यूएशन शुरू किया, बिकॉज ही इज एन इकोनॉमिस्ट और माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट। तो ही रियलाइज कि भाई फ्रॉम द सेम गवर्नमेंट कि रुपी को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड नहीं रखना चाहिए, तो डीवैल्यूएशन स्टार्ट। करंटली REEF इज क्लोज टू 100। इट मीन्स कि जितना रुपी होना चाहिए उतना ही है मोर और लेस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई मैसिव डीवैल्यूएशन रुपी का या मैसिव अप्रिसिएशन ऑफ रुपी दोनों मुझे नजर नहीं आ रहे। एग्जैक्टली और ये हम गवर्नमेंट की जानिब से भी ये कहा जाता है कि आर्टिफिशियली कोई चीज नहीं दिखाएंगे, चाहे वो मार्केट की वैल्यू हो, चाहे वो रुपी की वैल्यू या किसी और चीज की हो। इज दैट ट्रू कि अभी आप बोल रहे हैं कि रुपी वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल फेयर वैल्यू है? जी बिल्कुल फेयर वैल्यू है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मार्केट फोर्सेस के। थैंक यू सो मच। अफरोज मटर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्स एंड आउट्स डिटेल्स सारे आज प्रोग्राम में हमने डिस्कशन करने की कोशिश की। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हद तक राय अफरोज मटर साहब से हमने जो है वो लेने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें www.stock@tv.com.ck। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।